हेलो स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं अपन इसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में। ये अपना 5th लेक्चर होगा और इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जेंस के बारे में। अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले लेक्चर में मैटर, फिर उसकी 3 स्टेट डिस्क्राइब करी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। लिक्विड के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। गैस के बारे में पढ़ा और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब सिमिलरली अपन आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि ये तीनों स्टेट अगर आपस में इंटर कन्वर्ट हो रही हो तो क्या होगा। उससे पहले अपन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो एक टेबुलर फॉर्म में डेटा लिख लेते हैं। उसके लिए अपन किस तरीके से, यहां पे मैं जिन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा उनकी बात कर लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों केस में देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो देखो, शेप एंड वॉल्यूम। हम ज्यादातर यही डिस्कस कर रहे थे सब में सबसे पहले। तो सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड में क्या होता है, दे हैव डेफिनेट शेप। यहाँ पे शेप भी डेफिनेट है और वॉल्यूम भी क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड की अगर हम बात करें तो नो डेफिनेट शेप, इनकी शेप डेफिनेट नहीं है लेकिन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज डेफिनेट। तो डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस में क्या होता है, नीदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। ना तो डेफिनेट शेप होती है इनकी और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो देखो, सेकंड फैक्टर अपन देख लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसेस। सॉलिड में अगर बात करें तो दिस इज वेरी लेस, इनफैक्ट होता ही नहीं है, नो स्पेसेस। रिलेटिवली मोर, जब रिलेटिवली मोर बोल रहे हैं तो किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में, सॉलिड से ज्यादा। और यहाँ पे वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस या लार्ज लिख लो। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होती है यहाँ पे, काफी ज्यादा होती है। तीसरे केस की अगर हम बात करें तो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में, ऑब्वियसली। इसकी अगर हम बात करें तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, तभी तो स्पेसेस कम है, वेरी हाई। यहाँ पे रिलेटिवली लेस, किसके रिलेटिवली लेस, सॉलिड के रिलेटिवली लेस, और गैसेस में वेरी लेस। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट भी। फोर्थ अपन डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी हमने ये भी तीनों के लिए डिस्कस करा। तो सॉलिड्स में हम डेंसिटी देखते हैं तो सॉलिड्स की डेंसिटी इज वेरी हाई। लिक्विड्स में क्या हो जाएगा, रिलेटिवली लेस। फिर से रिलेटिवली लेस बोलने का मतलब सॉलिड से कम। और गैसेस में क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज वेरी लेस। ठीक है, तो ये 4 बेसिक हो गए। और भी यहाँ पे अपन डिस्कस कर सकते हैं। देखो, नेक्स्ट अपन क्या डिस्कस कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स है उनके बीच में एनर्जी को डिस्कस करा जा सकता है। तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात करें तो सॉलिड में दिस विल बी वेरी लेस, क्योंकि पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर पाते। लिक्विड में रिलेटिवली हाई, किसके रिलेशन में, सॉलिड के रिलेशन में। और गैसेस में क्या होगा, गैसेस में दिस विल बी वेरी हाई। ठीक है, सिमिलरली अपन यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। इसकी अगर बात करते हैं तो सॉलिड में ये पोजीशन फिक्स होती है, पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं यहाँ पे, तो दिस इज फिक्स्ड। इसमें बहुत कम मोशन है तो वेरी लेस मोशन, ऐसे लिख लो। और नॉट फिक्स्ड, ठीक है, बहुत स्लोली थोड़ा बहुत मूव करते रहते हैं। गैसेस की अगर हम बात करें तो नॉट फिक्स्ड, बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, वेरी हाई मोशन या मूवमेंट। इनमें जो मोशन या मूवमेंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से इन फैक्टर्स को अपन डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट केसेस अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। शेप एंड वॉल्यूम हो गया। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे अपन और देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, दैट विल बी कंप्रेसिबिलिटी। एक पॉइंट यहाँ पे अपन और देख सकते हैं, वो पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। 7 पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉलिड्स वेरी लेस कंप्रेसिबल, कंप्रेस हो ही नहीं पाते। लिक्विड की बात करें तो रिलेटिवली हाई, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा कंप्रेस हो सकते हैं। और गैसेस की बात करें तो गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंपैरिजन सॉलिड, लिक्विड और गैस में, जिनको अपन ने इंडिविजुअली पढ़ा था उनको यहाँ पे अपन ने एक साथ में इकट्ठा करके एक टेबुलर फॉर्म में डेटा लिख दिया। आगे बढ़ते हैं और अब अपन देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या अगर इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करा जा रहा हो, किस तरीके से वर्क करता है, क्या एनर्जी का फ्लो रहता है, टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देखो। यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग इज इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं इनके इंटर कन्वर्जन, एक दूसरे में कन्वर्ट करने की बात। तो पहले एक सिंपल सी चीज समझो। देखो, ये सॉलिड है, सॉलिड को अगर मैं हीट करता हूं तो हीट करने पे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। और लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। हीट को कई बार ऐसे ट्रायंगल से भी डिनोट करा जाता है। सिमिलरली अगर गैस को लिक्विड में करना है तो यहाँ पे ठंडा करना पड़ेगा, लिक्विड को सॉलिड में करना है तो ठंडा करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि अगर किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करेंगे वो गैस में, गैस को ठंडा करोगे वो लिक्विड में, और लिक्विड को ठंडा करोगे वो सॉलिड में। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर मैं लिक्विड लेता हूं वाटर, और वाटर को मैं गर्म कर देता हूं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में। अच्छा, मैं थोड़ी सी देर में ये पॉइंट भी डिस्कस करूंगा, कब मैं वेपर यूज कर रहा हूं और कब मैं गैस यूज कर रहा हूं, क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है। सिमिलरली अगर मैं वाटर को ठंडा करता हूं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आइस फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल भी है जहां पे एक सब्सटेंस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, इन डिफरेंट कंडीशंस, ऑब्वियसली डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, अब हम आगे जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हैं वो मैं टेम्परेचर रिलेटेड तुमको बताने वाला हूं। उसका मतलब हमने प्रेशर का एक कंसेप्ट देखा था गैसेस में, हम प्रेशर को क्या रखने वाले हैं, प्रेशर इज कांस्टेंट। मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे करूंगा। ठीक है, कैलकुलेशंस इन द सेंस जो भी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे वो प्रेशर को कांस्टेंट मानकर करते हैं। ठीक, अब देखो, इसको समझने के लिए अपन यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं और आइस से स्टार्ट करते हैं उसको। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने हीट करना स्टार्ट करा। ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अंदर मैंने ले रखा है 200 ग्राम ऑफ आइस। क्या ले रखा है यहाँ पे हमने, 200 ग्राम ऑफ आइस। ये डेटा मैं ऐसे लिखवा रहा हूं, तुम कुछ भी अमाउंट आइस का ले सकते हो। और इसमें हमने लगा दिया एक थर्मामीटर। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक थर्मामीटर, अंदर लगा हुआ एक थर्मामीटर। तो क्या हुआ, हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने लगभग 200 ग्राम आइस का तकरीबन लिया, और फिर उसको धीरे धीरे से हीट करना स्टार्ट करा, बहुत स्लोली। तो अभी जो मेरा आइस है वो आइस कितने डिग्री पे होगा, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे पहले यहाँ पे अपन ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, क्या ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे पास आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा हूं कि हम क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ग्रेजुअली मैं हीट कर रहा हूं, लेकिन वी विल ऑब्जर्व कि टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, until all of the ice is converted into
वाटर। जब तक पूरी आइस पानी में कन्वर्ट नहीं हो जा रही है तब भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान रहे हीटिंग में कंटिन्यूस कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे हम धीरे धीरे इसको कंटिन्यूसली हीट करते जा रहे हैं until all of the ice is converted into water. Then after all of it is converted in water, temperature starts to rise. ठीक है, मतलब क्या हुआ, पहले आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ तब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी बना और वाटर भी बना। जब पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया उसके बाद क्या हुआ अपने पास, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो सिमिलरली यहां पे हम क्या देखेंगे, ग्रेजुअली टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और टेम्परेचर इंक्रीज होते होते ग्रेजुअली टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज रीच्ड। हम पानी को कहां तक ले जा चुके हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। फिर से सेम चीज होगी, फिर से सेम चीज यहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस until all of the water is converted into vapors। मतलब फिर से सेम चीज, 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरे को वाटर भी मिलेगा और वेपर भी मिलेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर टेम्परेचर वेपर्स का ग्रेजुअली इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये सारी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो देखो ग्राफ कैसा आया, टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम टाइम के साथ, टाइम टेम्परेचर 0 में यहां ले लेता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ओनली, और ये 100 है। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, कुछ टाइम तक टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, टाइम बढ़ता जा रहा है। फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, देखो ऑब्जर्वेशन। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही टेम्परेचर रहा, ग्रेजुअली कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट करा, इधर पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इधर से ग्रेजुअली इंक्रीज करके हम यहाँ तक पहुंचे जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। अभी ये क्या है, वाटर। और फिर ग्रेजुअली टेम्परेचर सेम रहा, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर। और यहाँ पे भी वेपर किस में है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद अगर मैं हीट और देता हूं तो फिर मेरा ग्राफ फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ प्लॉट हो। इसका क्या मीनिंग हुआ, यहां पे कुछ तो हो रहा है जहां टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसको अपन आप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई, सारी ऑब्जर्वेशन हमने देख ली अच्छे से। अब चलते हैं, देखो अब अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि इधर होगा क्या। देखो ये चीज मैंने तुमको एक पहले भी बताई थी कि अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। और इसको याद रखने के लिए मैंने तुमको एक तरीका बताया था कि तुमको गर्म तवे के ऊपर रख देंगे तो तुम उछलोगे, तुम वाइब्रेट करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन इज काइनेटिक एनर्जी। तो वही चीज यहां पे हो रही है। पहले मैंने आइस से स्टार्ट करा था, मतलब मैंने सॉलिड से स्टार्ट करा। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी पास पास होते हैं इस तरीके से। इसमें अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अपन काफी डिस्कस कर चुके हैं इसको। अब क्या हो रहा है, जब मैं इनको हीट करना स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से इनको क्या करा हमने, हीट देना स्टार्ट करा, तो ग्रेजुअली हीटिंग पे इन पार्टिकल्स ने क्या करा, पार्टिकल्स स्टार्टेड टू वाइब्रेट, पार्टिकल्स स्टार्टेड टू वाइब्रेट। इन्होंने चालू कर दिया वाइब्रेट होना, क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो अब इनके अंदर बेचैनी पैदा कर रही है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो ये पार्टिकल्स बहुत जोर जोर से वाइब्रेट कर रहे हैं। इस वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, इन पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी आने की कोशिश करेगी। काइनेटिक एनर्जी के लिए इनको चाहिए स्पेसेस, तो ये एक्सपेंड करके अपने बीच में स्पेसेस क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे।
इस तरीके से। ठीक है, क्या कर रहे हैं अभी, सिर्फ इन्होंने स्पेसेस क्रिएट करिए, देखो वाइब्रेशन से स्पेसेस क्रिएट करिए, इनमें किसी भी तरीके की काइनेटिक एनर्जी अभी इंड्यूस नहीं हुई। तो यहां से यहां तक का जो सफर था उसके लिए इन्होंने हीट कंज्यूम करा, और इधर से इधर में कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बनी है, तो फिर वो एनर्जी गई कहां, जो हीट एनर्जी हम दे रहे थे। तो यही वो एनर्जी है जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था। टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो जो हीट एनर्जी थी वो किस चीज में यूज हुई, इन पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराने में और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करके स्पेसेस बनाने में। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हीट यहाँ पे कंज्यूम हो रही है ये सॉलिड के अंदर छुपी हुई थी, जो इस तरीके से इसको पार्टिकल्स को दूर करने के काम है। फिर मैं इसको फर्दर हीट कर रहा हूं, तो अब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड में था वो बिल्कुल खत्म हो गया। ये पार्टिकल्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो हीट इस सॉलिड के अंदर छुपी हुई थी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब हिडन, लेटेंट का मीनिंग क्या होता है, हिडन। तो ये छुपी हुई हीट कहां पे थी, सॉलिड के अंदर, जो क्या काम कर रही थी, अभी उसने सिर्फ इसकी फॉर्म को चेंज करने का काम करा, सॉलिड से लिक्विड। टेम्परेचर इंक्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ टेम्परेचर इंक्रीमेंट, क्योंकि हीट एनर्जी काइनेटिक में ट्रांसफर ही नहीं हुई है, वाइब्रेट हो रहा है और इनके बीच के फोर्सेस वीक हो रहे हैं, जिससे कि पार्टिकल्स दूर हो गए और उनका स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अपन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला इस तरीके से अपनी समझ के लिए कि ये वो हीट है जो सॉलिड के अंदर छुपी हुई थी, जिससे सिर्फ क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ सॉलिड से लिक्विड। और अगर हम इसको साइंटिफिकली डिफाइन करना चाहें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 1 kg of substance, by 1 kg of substance to change its state, to change its state from solid to liquid। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। और जब यहां से सॉलिड से ये हमारा लिक्विड में चला गया है, इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज मेल्टिंग। और मेल्टिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर एट विच, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure, at atmospheric pressure। ये क्या हो गया हमारा, दिस विल बी दी मेल्टिंग। तो ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो जो ग्राफ का हमारा लीनियर वाला पोर्शन आ रहा था 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो इस हिडन हीट की वजह से आ रहा था। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि ये वाली हीट सॉलिड के बल्क में छुपी हुई थी, जो इसके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को अंदर ही अंदर से खत्म कर रही थी। काइनेटिक एनर्जी उसने अभी तक हमारे लिक्विड में इंड्यूस नहीं करी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अब लिक्विड से क्या होता है। तो ये तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात हो गई। अब बारी आती है लिक्विड की वेपर में कन्वर्ट होने की। तो अब देखो सॉलिड से हम लिक्विड तक पहुंच चुके हैं और लिक्विड में पार्टिकल्स हमारे पास थोड़े दूरी पे हैं। अब हम कहां पे हैं, लिक्विड पे। ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता होता कहां तक पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस तक। ये ऑब्जर्वेशन में हमने लिखा है। बीच में कुछ नहीं हो रहा है, बीच में सिर्फ लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। 100 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट आ गया जहां इसके बीच में एनर्जी इतनी बढ़ चुकी होगी कि अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये टूट के वेपर में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब इधर क्या हो रहा है, इधर देखो, इधर सेम चीज हो रही है। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही ये वेपर में कन्वर्ट हुआ एट 100 डिग्री सेल्सियस। किस वजह से, जो हीट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे वो हीट इसके अंदर छुपी हुई थी। ठीक है, इस लिक्विड के अंदर, और धीरे धीरे क्या कर रही थी, पार्टिकल्स को दूर कर रही थी।
सिर्फ क्या करा इसने, स्टेट चेंज करा। तो यहाँ पे फिर से तुम्हारा क्या हुआ, इधर से लेके इधर तक में सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हुआ। तो जो हीट एनर्जी इधर थी उसने क्या करा, इस हीट एनर्जी ने क्या करा, इस हीट एनर्जी ने यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस को बढ़ाया, इंक्रीजेस दी स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स, या फिर ऐसा बोलो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रहा है। तो यहां से यहां तक जाने में जो एनर्जी यूज होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब फिर स्टेट चेंज हुआ, टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड भी है, वेपर भी है। फिर तुम अगर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वेपर्स के पार्टिकल्स में और काइनेटिक एनर्जी आएगी और ये और दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी वेपर ही है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई। तो इधर क्या काम हुआ, इधर सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने का काम करा हीट ने, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं करा। इधर से इधर वाले पॉइंट पे अगर तुम हीट अभी भी प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है हमारा वो क्या करेगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक है, तो हमको पता ही है ये चीज कि लिक्विड से वेपर तक का सफर ये जो हमने करा है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, टेम्परेचर एट विच, देखो ये बॉइलिंग मैंने एक्सप्लेन करा था, ये प्रेशर से रिलेटेड है, लेकिन फिर यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बात करी है, हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर इज कांस्टेंट, हम सिर्फ टेम्परेचर पे डील कर रहे हैं। तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस एट एटॉमिक प्रेशर, वही सेम चीज। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, इधर लिख भी सकते हो, चलो इसको इधर लिख देता हूं मैं, एट 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमको पता है, पढ़ चुके हैं ये टॉपिक हम। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं तो देखो, पहली बात अपनी समझने के लिए, दिस वाज द हिडन हीट जो लिक्विड के अंदर छुपी हुई थी और उसकी स्टेट को कन्वर्ट कर रही थी वेपर में, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही थी, स्टेट चेंज कर रही थी। और साइंटिफिकली डिफाइन करना चाहे जो किताबी डेफिनेशन है तुम्हारी, तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज दी हीट या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज दी हीट या एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, वही चीज 1 kg ऑफ सब्सटेंस, 1 kg of substance from liquid to vapor या फिर गैस। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम चीज होती है, लेकिन यहां से एक बार गैस हटा दो क्योंकि मैं तुमको नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करता हूं कि गैस और वेपर में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है ये बात? तो अब अगर हम इसको एक साथ इकट्ठा करना चाहें तो ये तो अभी हमने क्या बात करी, सॉलिड से गैस जाने। सिमिलरली उल्टा काम भी कर सकते हैं, गैस से सॉलिड, वेपर को ठंडा करा वो लिक्विड बनाएगा, लिक्विड को ठंडा करा वो सॉलिड बनाएगा। तो जो गैस से लिक्विड बन रहा है, चलो इसको अपन एक पूरा डायग्रामेटिकली लिख लेते हैं। ये मेरा सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड तक का जो सफर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज मेल्टिंग। ठीक है, हीट प्रोवाइड करने में। लिक्विड से गैस तक का जो सफर है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं या फिर वेपोराइजेशन बोल लो। गैस से वापस लिक्विड का सफर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, जब वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हो। और लिक्विड से वापस सॉलिड बनने का या तो इसको फ्रीजिंग बोल लो या फिर सॉलिडिफिकेशन। ये हमने लिक्विड में देखा था जब हम सॉलिडिफिकेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। तो इस तरीके से आपस में तीनों स्टेट में कन्वर्जन इज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पे देखो हम क्या बात कर रहे थे कि वेपर और गैस की अगर हम बात करें, इन दोनों टर्म्स को अपन बहुत फ्रीक्वेंटली साथ में यूज करते हैं, वेपर और गैस। तो क्या डिफरेंस है? देखो कोई डिफरेंस नहीं है, गैस ही वेपर है, वेपर ही गैस है। लेकिन वेपर हम ऐसे केसेस में बोलते हैं, अगर मैं इसको प्रिसाइजली बोलना चाहूं, वेपर हम उनको बोलेंगे विच आर इन लिक्विड स्टेट
विच आर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर पे क्या हो, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो। जैसे देखो मैं वाटर वेपर बोल रहा हूं, तो जो वाटर होता है, वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाटर लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए वेपर बोल रहे हैं। वहीं पे अपने पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ है, इनको हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है, गैस होता है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है वेपर और गैस बोलने का, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कब वेपर बोल रहे हैं कब गैस बोल रहे हैं। लेकिन वेपर एक ऐसा, मान लो वेपर इज अ टाइप ऑफ गैस, जब हम तब यूज करते हैं वो रूम टेम्परेचर पे अगर किस में हो, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, चलो ये बात हो गई अपनी। आई होप इंटर कन्वर्जन क्लियर है एकदम। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज है, लेकिन थोड़ा सा ढंग से पढ़ो ताकि 11th-12th में काफी हेल्प करे। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा अपन टेम्परेचर से रिलेटेड टॉपिक और देख लेते हैं, टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल्स, टेम्परेचर अपन मेजरली 3 यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं इसको, फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ डिनोट करते हैं, एंड थर्ड स्केल इज केल्विन स्केल। ठीक है, ये ऐसे ही है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वही चीज है। ठीक है, स्केल बोल रहे हैं ताकि अलग अलग मेजरिंग वो हो। अब जैसे इसके बारे में हम जानते हैं, अभी हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ये बॉइलिंग पॉइंट है और ये मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक, फ़ारेनहाइट में क्या होता है, सेल्सियस से रिलेटेड होता है, स्केल तो सेम है, सब टेम्परेचर को मेजर करना, तो डेफिनेशन कुछ नहीं होगी, कन्वर्जेंट फैक्टर है। तो फ़ारेनहाइट अपन इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। केल्विन को अपन इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे मुझे अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है, प्लस 273, ये कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में, ये कन्वर्ट हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो केल्विन के लिए ये स्केल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं या फ्रीजिंग पॉइंट की बात करता हूं, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कौन से स्केल पे बात कर रहे हैं, ये सेल्सियस स्केल की बात कर रहे हैं। मतलब क्या होगा, अगर मैं सेल्सियस स्केल की बात कर रहा हूं तो इसका कैलिब्रेशन कुछ इस तरीके से होगा कि ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होगा। सिमिलरली हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल होगा और सिमिलरली हमारे पास केल्विन स्केल होगा। अब देखते हैं इसको क्या है ये चीज। जैसे मान लो ये सेल्सियस में, अब मैं इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो ये हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिमिलरली अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल पे। इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहो तो 9/5 इंटू 100 प्लस 32, कितना आ गया, 20, 180 प्लस 32 इज कितना आ जाएगा, 180, 30, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल को कैलिब्रेट करूं तो ये कहां से होगा, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाएगा। ठीक, इसी को अगर मैं केल्विन के थ्रू देखूं तो केल्विन में देखो, केल्विन में क्या हो जाएगा, केल्विन इज डिग्री सेल्सियस प्लस 270, तो 0 डिग्री प्लस 273 इज 273 केल्विन। मतलब ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट, इधर केल्विन स्केल में अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, दैट इज 373 केल्विन। तो जो केल्विन स्केल होगा वो कैसे कैलिब्रेटेड होगा मेरा, 373 केल्विन से 273 केल्विन। दिस इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री, दिस इज इक्विवेलेंट टू 100 डिग्री, दिस इज इक्विवेलेंट टू 100 डिग्री। तो इस तरीके से अपन कन्वर्जेंस कर सकते हैं। अब कोई भी टेम्परेचर दे रखा हो, ये कन्वर्टिंग फॉर्मूला यूज करो तो टेम्परेचर को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एक लास्ट लेक्चर और देंगे, उसमें छोटे मोटे टॉपिक जैसे जो स्टेट अपन की बच गई है, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट, इन सारी चीजों के बारे में बात कर लेंगे। इतना डिटेल में हमको 9th में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस जो बनते होंगे इस पे वो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।